चलिए, तो मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स की नीड हमको क्या पड़ी, जैसे हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा डाटा है हमारे पास, है ना, और उस डाटा को बहुत ही प्रॉपर वे में यदि हमको उसको कलेक्ट करके रखना है, तो उसको प्रॉपर वे में कलेक्ट करने का एक तरीका देता है मैट्रिक्स। कहने का मतलब जो हमारे पास डाटा है उसको क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। कौन से ऑर्डर में अरेंज करेंगे, वो है हम रेक्टेंगुलर ऑर्डर में यदि हम अरेंज करते हैं तो वो जो हमारा मैट्रिक्स है, सॉरी जो डाटा है वो हमारा कहलाएगा मैट्रिक्स कहलाएगा। डेफिनेशन तो खैर बाद में लिखेंगे ही, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा। जैसे हमारे पास बहुत सारा डाटा है, जैसे कि हम कोई भी क्लास में है, सपोज हम कोई 5 विद्यार्थी के बारे में हम बात करते हैं, ये इस प्रकार, है ना, और इसमें इसके सब्जेक्ट हो गए, ये मैथ्स ले लिया हमने, फिजिक्स ले लिया, और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं। तो पहले स्टूडेंट के जो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो उन्होंने टोटल नंबर जो स्कोर किया है, यदि उसको हम लिखना चाहें तो हम कौन से वे में लिखेंगे, ये हम यहाँ लिखेंगे। ये तो ये जो हम हॉरिजॉन्टल जो लिखेंगे, एक्चुअल में मैट्रिक्स में इसको हम कहते हैं रो। तो टोटल यहाँ पे यदि 5 विद्यार्थी हैं और 5 विद्यार्थियों का हमको डाटा यहाँ पे कलेक्ट करना है, तो ये सारे रो कहलाएंगे रोज। और उसके जो सब्जेक्ट वाइज जो हम लिख रहे हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारे कहलाएंगे कॉलम, सारे कहलाएंगे कॉलम। अच्छा, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। अच्छा, हमेशा जब भी हम किसी डाटा की बात करते हैं मैट्रिक्स में, तो पहले रो और उसके बाद जो है हम कॉलम को एंट्री करते हैं। जैसे आप लोग प्लेन में पढ़े होंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जैसे कोई भी पॉइंट को हम लिखना चाहते हैं, तो ये पॉइंट को जो लिखने का जो तरीका होता है वो ऑर्डर पेयर में होता है। पहले हम एक्स को लिखते हैं, देन वाई को लिखते हैं, इन द सेम वे कि हमारा जो वैल्यू आएगा, पहले हम रो की बात करेंगे, उसके बाद हम कॉलम की बात करेंगे। तो ये जो पहला जो पॉइंट हो जाएगा, जो पहले स्टूडेंट के मैथ्स की जब हम वैल्यू की बात करेंगे, मैथ्स के जो नंबर स्कोर जो किया है उसने, उसको जब यहाँ पे हम नोट करेंगे, सपोज 10 नंबर लाया, ये 10, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये प्लेस जो है, प्लेस बोल सकते हो इसको, तो ये जो कहलाएगा, ये आपका A11 कहलाएगा, पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। अच्छा, अब जब हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और इसके जो एलिमेंट होंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे, इसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। हमेशा स्मॉल लेटर का उपयोग करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए, और मैट्रिक्स स्वयं अपने आप में क्या होता है, कैपिटल कैपिटल लेटर में हम इसको अरेंज करते हैं। तो ये छोटा सा इसका व्यू हो गया मैट्रिक्स, जो हम अभी आगे जो पढ़ने वाले हैं, और इसके टाइप्स और इसको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ हैं, और आगे जो हम इसके बारे में जो और ज्यादा जब हम इसको डील करेंगे, तो धीरे धीरे आगे करके इसको हम चर्चा करते जाएंगे। तो मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या है, अरेंजमेंट है डाटा का, और कैसे अरेंजमेंट करना है उसको, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो वो जो डाटा है वो आपका कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है, अरेंजमेंट को। सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अच्छा मैं जो लिख रहा हूँ उसका साइज सही है, ऑफ एलिमेंट एम एन एलिमेंट्स इन एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। जितने रो जितने कॉलम होंगे, यदि उसको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हम ये लेके चले, है ना, पहला सिंपल एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ABCDEFGHNI। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल 3 रो हैं और 3 कॉलम है। ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। और ये जो 3 क्रॉस 3, जितने रो और जितने कॉलम होंगे, यदि इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो मिलेगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला जो वैल्यू इसमें जो बताएगा साइज के लिए, ध्यान देंगे, साइज के लिए जो पहला वैल्यू बताएगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा इस मैट्रिक्स के,
और दूसरा जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट जो है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और यदि इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में जो लिखने का तरीका है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, और इसका जो एलिमेंट होगा, मैं बताया कि हम स्मॉल लेटर में इसको लिखा करेंगे हमेशा, और ये हो जाएगा m क्रॉस n। ध्यान देंगे यहाँ पर जो i है, ये i हम रो के लिए लेके चल रहे हैं, तो i वेरीज फ्रॉम 1 टू m, 1 टू m चलेगा। एंड जे को हम किसके लिए नोटेशन के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, कॉलम के लिए, तो ये चलेगा 1 टू n तक। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो आगे हम जब भी किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे या लिखना चाहेंगे तो उसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें ध्यान दें, यहाँ पे क्या हो गया कि m रो को कंटेन करता है ये, और n कॉलम को कंटेन करता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट होगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब m इंटू n। ये पहला पॉइंट हो गया इसमें। नंबर 2, इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स is m cross n, then matrix has mn एलिमेंट। जो उसका ऑर्डर है, ध्यान दें, चाहे तो आप साइज कह सकते हैं, चाहे तो आप ऑर्डर कह सकते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा, इसको हम कहेंगे इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी होता है आप लोग डायरेक्ट पूछेंगे, है ना। अब नेक्स्ट इसमें हम लेके चलते हैं ऐप मैट्रिक्स। ऐप मैट्रिक्स, अब ये ऐप मैट्रिक्स क्या है? अच्छा, जब भी हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसके जो एलिमेंट है वो किसी न किसी नंबर से बिलोंग करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम में आप पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, रियल नंबर पढ़ते हैं, रेशनल नंबर पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो उसके जो एंट्रीज हैं, यहाँ के जो एंट्रीज हैं, वो किसी न किसी नंबर सिस्टम से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। और जिस भी नंबर सिस्टम से ये बिलोंग करते हैं, ये वही उसका मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी एलिमेंट लेके चला, और सपोज हम उसको क्या लिख रहे हैं, ए आई जे लिख रहे हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये आपका क्यू से बिलोंग करता है। क्यू मतलब रेशनल नंबर। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यू मैट्रिक्स कहेंगे। क्यू मतलब रेशनल मैट्रिक्स कहेंगे, रेशनल मैट्रिक्स। सपोज ये जो ए आई जे है, इसके एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तब हम इसको कहेंगे रियल मैट्रिक्स। तो जो भी एंट्रीज इस मैट्रिक्स में हमने जो भी एंट्रीज लिया हुआ है, वो जिस भी नंबर से बिलोंग करेंगे, वो उसी का मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि रियल नंबर से है तो रियल मैट्रिक्स, रेशनल नंबर है तो रेशनल मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा शॉर्ट में हम लिखते हैं। मैट्रिक्स, a matrix whose elements are from the set F is known as F matrix। कोई भी मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट है जिस भी सेट से बिलोंग करेंगे, वो मैट्रिक्स उसी का कहलाएगा। एग्जांपल में, इफ ए इक्वल टू ए आई जे, और साइज क्या है हमारा, m क्रॉस n का साइज के लेके चल रहे हैं ना, इज, सपोज क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। देन इसके जितने भी एंट्रीज होंगे, वो कहाँ से आएंगे आपके, ये सी से आने वाले हैं। फॉर ऑल आई एंड जे, ऐसा 1 2 3 4 ले लिए। ये हमने ले लिया ट्रू कॉस ट्रू साइज का। तो इसमें आप जो एंट्रीज देख रहे हैं, ये रियल है। यहाँ पे जो ए आई जे की हम बात कर रहे हैं, ये रियल नंबर से आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे रियल मैट्रिक्स। अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स भी होता है। अच्छा, अब इसमें एक नोट करने वाली बात, रियल के बाद जो कॉम्प्लेक्स की बात किया मैंने,
कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए यदि एंट्रीज कहाँ से आ रहे हैं ये आपको गिवन नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिक ही स्वतः ही आपको ये मान लेना है कि इसके जो एंट्रीज क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा किसी स्पेशल मैट्रिक्स की यदि बात करता है तो क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ जो एंट्रीज है वो रियल एंट्रीज है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, या फिर रेशनल एंट्रीज है, ऐसा करके। तो इसको भी हम नोट के फॉर्म में थोड़ा सा लिखते हैं। इफ द सेट फ्रॉम विच एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज टेकन, जो भी मैट्रिक्स लिया गया है चाहे उसका एलिमेंट कुछ भी हो, इज नॉट गिवन, है ना, वो बता नहीं रहा है कि यहाँ से लिया गया है इसके एलिमेंट को, देन बाय डिफॉल्ट that set is complex, शॉर्ट में आप सी लिख सकते हैं। यदि कोई भी नंबर नहीं दिया गया है कि इसके जो एंट्रीज है रियल से हैं, रेशनल से हैं, नेचुरल से हैं, या कहाँ से हैं, तो उस केस में हमको कॉम्प्लेक्स एंट्री ले लेना है उसको ऑटोमेटिक। अब इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखें। अच्छा, अभी तक जो 2-3 टॉपिक देखा इसमें किसी कुछ क्वेरी करना है? नो सर, क्लियर है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी matrices of order 5 cross 5 are there over Z5? How many matrices of order 5 cross 5 over there Z5? यहाँ पे देखिए Z5, Z5 क्लियर है क्या सभी को? Z5 के बारे में जान रहे हैं? जी सर। इसके जो एलिमेंट होंगे वो 0 1 2 3 4 होंगे, है ना। यदि हम Zn लेके चले हैं तो इसके जो एलिमेंट कहाँ तक जाते हैं? n-1, 0 to n-1, है ना, जान लेंगे 0 to n-1। ये ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं आप इसको, मॉड्यूलो Z5, है ना, मॉड्यूलो 5 के रूप में। तो यहाँ से हमको एंट्रीज लेना है और कितने का हमको यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना है? 5 क्रॉस 5 का। तो टोटल कितने 5 क्रॉस 5 वाले मैट्रिक्स बनेंगे जिसके एलिमेंट Z5 से लिए गए हैं? क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरीका से तो नंबर ऑफ रोज 5 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम भी 5 ही होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके जो एंट्रीज होंगे, ध्यान दें, इसमें जो हम एंट्रीज लेकर चलेंगे, जो भी एंट्री हमको मिलेगा इस प्रकार, तो ये हमको मिलने वाला है 5 क्रॉस 5 का, 5 क्रॉस 5 का। अब यहाँ पे देखिए ए आई जे बिलोंग्स टू Z5, दैट इज ए आई जे क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? 0 1 2 3 4 एंड 5, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे 5 क्रॉस 5 का जितना भी हमको मैट्रिक्स मिलने वाला है उसको हम एस ले लेते हैं, उसको कलेक्शन को, और नंबर ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो क्या कर देंगे? इसको कार्डिनलिटी एस कर देंगे। ये आप रियल नंबर में पढ़ते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट मतलब उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं किसी सेट में, वो उसका कार्डिनलिटी कहलाता है। अब यहाँ पे हम 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स लेने वाले हैं जो कि उसके सारे एंट्रीज कहाँ से आ रहे हैं? Z5 से आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम पहला एंट्री करते हैं A11 में, पहला एंट्री जब हम करते हैं A11 में, तो वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मतलब इसके पास A11 के पास टोटल चॉइस कितने हो गया? चॉइस जो हो गया वो 5। उसी प्रकार यदि हम A12 की बात करें तो इसके पास भी कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस। इन द सेम वे इसमें जितने भी एलिमेंट हम एंट्रीज करेंगे, टोटल एलिमेंट कितने एंट्रीज करेंगे यहाँ पे? 25। ध्यान दो, यहाँ पे 25 एलिमेंट हम एंट्रीज करने वाले हैं जो कि 0 1 2 3 4 से होगा, और हर एक के पास टोटल कितने चॉइस हो गए? 5 चॉइस हो गए। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे? देखिए पहले एलिमेंट के लिए 5 चॉइस, दूसरे के लिए 5, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे।
और लास्ट में जो 25वां जो एलिमेंट होगा 25th एलिमेंट, उसके पास भी 5 चॉइस है। कितने टाइम हो गया ये? 25 टाइम्स। तो फाइनली 5 टू द पावर 25 हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स विच आर द ऑर्डर ऑफ 5 क्रॉस 5। क्लियर हुआ क्या ये? हेलो? चाहे तो इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन कर दो। 2 टू द पावर 5 ले ले, 5 टू द पावर 25, 5 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 25। तो इसमें जो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? क्लियर सर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की ओर। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जैसे अभी हमने मैट्रिक्स की बात किया, ये ए आई जे वेरीज फ्रॉम एम टू एन। आई जो है एम तक जाएगा और जे जो है आपका एन तक जाएगा। तो इसको हमने कहा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक आयताकार अरेंजमेंट है ये, जिसको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। किसका अरेंजमेंट है? डाटा का। अब यदि इस मैट्रिक्स में हम m इक्वल टू एन कर दें, m इक्वल टू एन कर दें, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर में आप सभी जान रहे हैं उसके जो दोनों साइड होते हैं वो क्या होते हैं? लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इसको भी समझना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा, जिसमें उसके ऑर्डर क्या हो जाए? सेम हो जाए। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों यदि इक्वल हो जाते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एक नया नाम, अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स in which number of rows is same as number of column is called square matrix। 2 by 2 का यदि आप लेना चाहें 1 2 3 4, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 दोनों इक्वल। 3 क्रॉस 3 का लेना चाहें तब भी चलेगा 1 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 क्रॉस 3 का। इसका जो जनरल फॉर्म होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो उसको हम लिखेंगे ए आई जे, और ये हो जाएगा एन क्रॉस एन। और इसको शॉर्ट में, इन शॉर्ट, और क्या लिखते हैं या क्या बोलते हैं? एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। यदि इस टाइप का आपको लिखा है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर के कोई मैट्रिक्स की बात कर रहा है मतलब वो एन क्रॉस एन की बात कर रहा है। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 कह रहा है मतलब वो 4 क्रॉस 4 के किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में वो जिक्र करना चाहता है। तो ये अलग अलग ऑथर के अलग अलग लिखने का तरीका रहेगा, है ना? तो ये एन ऑर्डर का मैट्रिक्स की यदि हम बात करते हैं तो मतलब वो एन क्रॉस एन की बात कर रहा है, जो कि क्या है? हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बात करेंगे हम प्रिंसिपल डायगोनल लाइन की। प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये क्या चीज है? लेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। ध्यान दें हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ए आई जे जो है हमारा क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। देन द लाइन along which along which elements a11 a22 एंड सो ऑन, या फिर इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं ए आई आई, वेयर
I varies from 1 to n। ध्यान दें, जो भी हम डायगोनल लाइन पे जो एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसको हम ए आई आई लिखते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। और ये जो आई वेरी करेगा 1 to n वेरी करेगा। लाइज is known as is known as principal diagonal line। प्रिंसिपल डायगोनल लाइन, और इसके एलिमेंट को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ध्यान देंगे इसके एलिमेंट को। अब थोड़ा सा जैसे हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू, तो इसके जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, ये आपका A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये आपका A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी रो में, तो ये आपका AN1, AN2, AN3 एंड ANn। यहाँ पे जो ये जो एलिमेंट की हमने बात किया A11, A22 यहाँ पे आ जाएगी A33। इन द सेम वे हमारे पास मिल जाएगा ANn। तो इसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। और इसके जो एलिमेंट होंगे, इसमें जो एलिमेंट मिलेंगे वो डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे इसके। अब ध्यान दें, यदि इस प्रिंसिपल लाइन में नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन कितना हो जाएगा बताएं। n n। जितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं उतने ही एलिमेंट किसमें होंगे, उसके प्रिंसिपल लाइन में होंगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जो मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं उसको हम धीरे से एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो पहला जो हम इसमें मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं वो है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है, रो मैट्रिक्स। रो मतलब बहुत सारे रो होंगे ऐसा नहीं है, है ना, एक ही रो होंगे। और कॉलम जो होंगे वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो उस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो बट any number of column, any number of column is known as row matrix। रो मैट्रिक्स कैसे होंगे दिखने में, 1 2 3 हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखिए यहाँ पे एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 3 है। एक और मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, 0 5। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये था 1 क्रॉस 3 का, ये था 1 क्रॉस 2 का। एक सी मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं लिख दिया 5, ये है 1 क्रॉस 1। ध्यान देंगे इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो नंबर ऑफ रोज पे है केवल, है ना। नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। तो उस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी वे में हमारे पास एक और मैट्रिक्स आएगा और वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन जस्ट उल्टा इसका, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें जो कंडीशन लगेगा कहाँ लगेगा, कॉलम्स पे लगेगा। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रोज इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स।
ये कैसे होंगे दिखने में? ये हो जाए आपका ए बी सी ले लिया आपने, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉलम जो एक ही है और रो कितने यहाँ पे 3 है, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1। यहाँ पे जो हमको जो फोकस जो करना है वो यहाँ पे करना है। जैसे इसमें हमने 1 रो और 1 रो की बात की है, तो यहाँ पे हम 1 कॉलम की बात करेंगे और नंबर ऑफ रोज जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं या एक ही हो सकते हैं, तब भी वो क्या होगा आपका, वो कॉलम मैट्रिक्स ही होगा। मतलब जो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स की हम बात की यहाँ पे C5, 1 क्रॉस 1, ये आपका रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज क्या हो, केवल जीरो हो, ऐसा मैट्रिक्स आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स whose all entries whose all entries are zero whose all entries are zero is called as जीरो मैट्रिक्स। ये ले लिया आपने 0 0 0 0 0 0, ये है आपका 3 क्रॉस 2 का, सारे एंट्रीज जीरो हो गए। बी आप ले लिए 1 क्रॉस 1 का जीरो, तो ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं कि इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। बहुत सारी चीजों में ये आगे बहुत काम आता है, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आगे जैसे हम कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तब ये आगे काम आएगा, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स है वो इक्वल कब कहलाएंगे। मैट्रिक्स लिखना यहाँ पे गलत हो जाएगा, मैट्रिक्स लिखो, ये ज्यादा सही है, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स को तो आप इक्वल नहीं कहोगे, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो लेट टू मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है A और B, और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे उसके कंडीशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहला जो शर्त है वो क्या होना चाहिए, पहला जो शर्त है, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। पहला तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, यदि ए आपका 3 क्रॉस 3 का है तो बी भी 3 क्रॉस 3 का, यदि ये 2 क्रॉस 3 है तो बी भी 2 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए। एंड सेकेंड नंबर, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, ध्यान देंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब है हिंदी में संगत, है ना, ध्यान देंगे, सेम पोजीशन पे होना। यदि हम ए की बात करें, इसके एलिमेंट को हम ले लेते हैं A i j, इसको थोड़ी देर के लिए हम, ताकि चीजें आसानी से समझ आए इसलिए हम 2 क्रॉस 2 का ही ले लेते हैं। और बी की जब हम बात करते हैं तो इसके एलिमेंट को हमने ले लिया B i j 2 क्रॉस 2 का। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, पहले तो ये सेम साइज के होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। और नंबर दूसरा, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग का कहने का मतलब ये है, यदि मैं A11 की बात करता हूँ मैट्रिक्स ए में, तो वो इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स बी के B11 के। तो यहाँ पे देखिए 1 1 जो हम सफिक्स लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे A12 की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा B12, A21 की जब बात करेंगे तो इक्वल होना चाहिए B21 के, एंड A22 शुड बी इक्वल B22। यस सर, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, संगत एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कि यदि ये दो कंडीशन होल्ड कर जाता है, पहला दे आर ऑफ द सेम साइज सेम ऑर्डर, या फिर कहें देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो दोनों केस फुलफिल होना चाहिए किसी भी दो मैट्रिक्स के लिए, तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे क्या कहेंगे, हम इक्वल कहेंगे। सो दिस इज द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इसी को यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एन जे। सभी ए आई जेस के लिए ए आई जे और बी आई जे दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आई की वैल्यू जितनी होगी वही वैल्यू राइट साइड में भी आई की वैल्यू होगी, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए इक्वल टू, वी हैव टू गिवन 2 6 3 4, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स हमको ए दिया है, इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ओवर Z10। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो है 12 36 13 44। बी ऑप्शन है आपके पास 15 3 4 13। सी, जब भी एलिमेंट को आप बोलते हैं, स्पेल करते हैं, तो आप हमेशा रो वाइज बोलेंगे, है ना, रो वाइज बोलेंगे। ये 22 26 33 एंड 4, और डी जो लास्ट ऑप्शन होगा आपका 2 16 7 एंड 14। ये तो हमको जो मैट्रिक्स दिया गया है ए, जो कि 2 6 3 4 है इसके एलिमेंट, ये इसमें से कौन से मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है ओवर Z10। मॉड्यूलो 10 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसमें कुछ आइडिया यदि आप लोगों को मिल रहा है तो बताइए। हेलो, यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो +10 का है ना, ध्यान देंगे। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो भी एलिमेंट गिवन है ऑप्शन में, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को आप किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। सी, ओके। और ये नहीं है, बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये नहीं है क्या? नहीं। देखिए इसके पहले एलिमेंट को आप 10 से डिवाइड करो, 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। हाँ हाँ वो भी है। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं इसके आंसर को। Z10 का मतलब क्या है, यहाँ पे मॉड्यूलो 10 की जो हम बात कर रहे हैं, 10 से क्या करेंगे, इसके सभी एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो रिमाइंडर जो बच जाएगा, शेष जो बच जाएगा, उसको लिखेंगे हम, है ना। तो उसके बाद जो एलिमेंट मिलने वाला है उसको हमको कंपेयर करना है कि क्या वो सेम है जो हमको मैट्रिक्स ए दिया है। तो देखिए 12 को डिवाइड करो 10 से, 10 1 जा 10, रिमाइंडिंग बच गया आपके पास 2। वैसे 36 को डिवाइड करो आप, 10 या 30 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, 6। सेम 13 को डिवाइड करो, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 3, और 44 को डिवाइड करो, 10 4 जा 40, और आपके रिमाइंडर है 4। तो हमारा जो मैट्रिक्स ये है बिल्कुल एज इट इज मिला हुआ है, देखिए। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट हो गया। बी में देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 5, और 3 को तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, 10 से छोटी वैल्यू है, तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। तो ये देखिए ये इक्वल नहीं है ए के। सी में आ जाते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2, ये आपका 6, यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा 4। तो ये आपका ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, और डी को भी चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 6 7 एंड 4, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ए और सी। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक, चलिए इसी वे में हम मैट्रिसेस के कुछ अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करते हैं।
अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, है ना। पिछले क्वेश्चन में हम एक चीज को हम मेंशन कर ही नहीं पाए, और वो क्या है कि साइज तो हमारा सेम ही है ना। ध्यान देंगे जो डेफिनेशन हमने कहा था कि दो सेट इक्वल होना चाहिए, है ना। तो साइज तो हमारा सेम है ही 2 क्रॉस 2 का। उसके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब पहला एलिमेंट यदि 2 है तो यहाँ पर भी पहला एलिमेंट 2 ही होना चाहिए पहले रो का। ये 6 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर भी 3, 6 और ये 4 है। ऐसा तब जाके हम इन दोनों मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं, इक्वल कह रहे हैं। अलजेब्रा में क्या क्या आ जाएगा, इसके जितने भी ऑपरेशन की जब हम बात करेंगे तो पहला जो पॉइंट वो हो जाएगा एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कि कोई भी दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर पाएंगे, तो ऐड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहला पॉइंट, और वो क्या है कि उसके जो ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। ऑर्डर हमारे सेम होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे विच इज ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, एंड b इज b आई जे ऑर्डर m क्रॉस n। देन देखिए हमने दोनों को सेम साइज का लिया है, m क्रॉस n, m क्रॉस n। तो a प्लस b जो होगा वो कैसा हो जाएगा, a से ए आई जे जुड़ेंगे और b से उसी के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो उससे जुड़ेंगे, बी आई जे। और इसको हम लिख पाएंगे ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर कह सकते हैं या कोई भी नंबर कह सकते हैं। कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, किसी स्केलर से यदि उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, एंड के इज एनी नंबर, के इज एनी नंबर। देन इसके साथ यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या लिखाएगा, के इंटू ए लिखाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके सारे एलिमेंट के साथ, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ। तो इसी के साथ इसको अंदर ले लो, ये हो जाएगा के आई जे एम क्रॉस एन। जैसे एग्जांपल के लिए ये यदि हम लेके चलते हैं 2 3 3 2 सपोज, है ना। और के को हम कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लेंगे, नॉन जीरो यहाँ पे नंबर हम लेके चले, सपोज ले लेते हैं 3, ले लेते हैं इसको भी। तो 3 इंटू ए जो होगा वो कैसा होगा, ऐसा 2 3 3 2। और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और अगेन 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये 3 a की वैल्यू है। तो कोई भी नंबर, स्केलर नंबर, जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स के हर एक मेंबर के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नंबर थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सपोज ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ए आई जी के फॉर्म में ही लिखते हैं, है ना। जो मैं लिखने का तरीका है बाद में लिखेंगे, उसको पहले समझ लेते हैं। और बी हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे, आई जे मत तो यहाँ पे जे के लेके चलो, ज्यादा सही रहेगा चीजों को समझने के लिए, जे के। और ये है आपका एन क्रॉस पी। तो कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है
दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कंफर्मेबल कहते हैं। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं मैट्रिक्स में, तो दो मैट्रिक्स तो जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब वो दोनों क्या हो, कंफर्मेबल हो। कंफर्मेबल कहने का मतलब मैट्रिक्स ए का, मतलब ये हम इसको ए इंटू बी कब कहेंगे, ध्यान दें यहाँ पे, जब ए इंटू बी की बात करेंगे तो ये जो एम क्रॉस एन है मल्टीप्लाई बी जो है हमारा, ये एन क्रॉस पी होना चाहिए। ये एन और ये एन, इसमें नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये जब मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज क्या हो जाता है, सी हो जाता है। मैं इसको सी लिख रहा हूँ, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सी, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा एम क्रॉस पी। इसमें नंबर ऑफ रो और इसमें नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएगा ए इंटू बी की वैल्यू। ये आपको कहलाता है कंफर्मेबल। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स ए, है ना, मैट्रिक्स को हम ए लेके चल रहे हैं, इज कंफर्मेबल फॉर बीइंग प्री मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दें, हम बी के साथ प्री मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्री मल्टीप्लीकेशन टू अ मैट्रिक्स बी इफ, क्या शर्त होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये वर्ड में हो गया और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो जब हम ए भी करते हैं तो हमको सी मिलेगा, और सी जो मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, सी जे के फॉर्म में मिलेगा। और इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा एम क्रॉस पी। इसी एग्जाम्पल को लेके चला हूं, है ना। यहाँ पे देखिए, ये जे और जे दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ रो कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो, तो ये दोनों कॉमन आ गए, बच कौन गया, आई और के बच गया। तो ये अच्छा, इसमें जे लिख दिया क्या, सॉरी, ये आई आ जाएगा इसमें, आई, आई और के। ये क्लियर है क्या सभी को इतना। यस सर। मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है ना, उसकी हम बात की। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। पहले छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 है ना, और बी हम ले लेते हैं, ये है 2 क्रॉस 2 का, तो ये आपका 2 क्रॉस 1 का ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम 2 5 ऐसा। तो देखिए, मैट्रिक्स जो हमने लिया हुआ है एग्जांपल में, ये क्लियर है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, तो ए भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को हम पहले रख रहे हैं, बी को बाद में, उसी को मैं प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए लिखा था, है ना। ए जो है पहले मल्टीप्लाई होगा बी के साथ। तो जो मैट्रिक्स पहले आ रहा है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के साथ, उसमें हम रो वाइज आगे बढ़ेंगे, और जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें हम कॉलम वाइज नीचे की ओर आएंगे, करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट, है ना, एलिमेंट वाइज हम नीचे आएंगे। तो देखिए, मल्टीप्लाई करने का तरीका कैसे होगा, इस 1 का पहले एलिमेंट का इस कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस अगला। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई होते ही क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 2 और इसमें नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 5, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब इधर देखिए, नंबर ऑफ कॉलम आगे है ही नहीं, तो हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहीं पे खत्म, पहले रो का पहले कॉलम के साथ। अब बात करेंगे दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ। तो इसका पहला एलिमेंट है 3, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, ये। और चूंकि आगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है ही नहीं, तो हमको आगे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मिलेगी वैल्यू लास्ट में 10 और 2 को 8 कर दिए, ये हो गया 12, ये हो गया 26, और ये मिल गया हमको 2 क्रॉस 1। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो
और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा। और ये है हमारा ए बी, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, सी नाम दे रहे थे। क्लियर है जी? मल्टीप्लीकेशन क्लियर है? जी सर। इसमें और कोई बड़ा एग्जांपल लेने की तो आवश्यकता नहीं है ना। नो देखिए, सर। मल्टीप्लीकेशन पूरी तरह से प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब इस मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ नोट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जरूरी बातें हैं कि जब कोई भी दो मैट्रिक्स, जो कि क्या होना चाहिए, कंफर्मेबल होना चाहिए, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकें तब। तो पहला पॉइंट क्या है, इफ ए बी इक्वल टू बी ए। ध्यान दें, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों इक्वल हो जाए, देन वी से दैट ए एंड बी commute with each other। कम्यूटेटिव ऑलरेडी आप जान रहे हैं। तो यदि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है, वैसे हर केस में जरूरी नहीं है, ध्यान दें कि ए बी जो है बी ए के इक्वल हो जाए, जरूरी नहीं है, उसको सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं मैं। और यदि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ए और बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। नंबर टू, इन जनरल टू मैट्रिसेस डिड नॉट बी कम्यूट। जरूरी नहीं है कि हर बार दो मैट्रिक्स एक दूसरे को क्या करें, कम्यूट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। चाहे तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स, आप कोई भी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं अपने से। जैसे मैं ए ले लिया, 1 - 1 2 3, और इसी में आप बी कोई मैट्रिक्स ले लो और ये हो जाएगा 2 3 1 - 1 ले लिया इसको, है ना। दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए मिलेगा, है ना। ये इसको आप अपने होमवर्क के लिए रख लें। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपको ए इंटू बी क्या मिलता है, बी इंटू क्या मिलता है, और दोनों इक्वल है या नहीं, है ना। हर बार जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। अब यदि इक्वल नहीं है तब हम ए और बी को एंटी कम्यूट कहते हैं। अभी जो हमने पॉइंट देखा, एक मिनट, नंबर 3, इसी को एक पॉइंट बना के हम लिखते हैं। क्या हो रहा है पेन टेप को, नंबर 3, इफ ए बी इक्वल टू माइनस बी है, ध्यान दें, यदि ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो बी इंटू ए के वो माइनस की इक्वल हो जाए, देन बी से दैट ए एंड बी एंटी कम्यूट। यदि ए बी को मल्टीप्लाई करें और बी को मल्टीप्लाई करें तो उसके नेगेटिव के यदि इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि ए और बी दोनों क्या करते हैं, एंटी कम्यूट करते हैं। इक्वल हो जाता है तो कम्यूट करते हैं, और माइनस के फॉर्म में यदि इक्वल हो जाता है तो उसको हम कहेंगे कि एंटी कम्यूट करता है। नंबर 4, इन जनरल टू मैट्रिसेस नीड नॉट बी एंटी कम्यूट। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई दो मैट्रिक्स क्या करे, एंटी कम्यूट कर जाए। यहाँ तक जो भी चीजें हमने देखा, सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए इसी में एक और पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और वो हमारा पॉइंट है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के और भी अलग अलग टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप्स, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आगे जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रेस क्या है,
जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसका सम किसी भी मैट्रिक्स का, है ना, कोई भी मैट्रिक्स हम ले लिए, उसके जो डायगोनल एलिमेंट है यदि उसको हम ऐड कर देते हैं तो वो जो वैल्यू हमको मिलता है वो उसका मैट्रिक्स ट्रेस कहलाता है किसी भी मैट्रिक्स का। सो इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम, ध्यान दें आगे हम एन क्रॉस एन ही लेने वाला है, तो एन क्रॉस एन लेके चलो। तो हम यहाँ पे कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ट्रेस हमेशा आप स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करोगे। देन सम ऑफ diagonal elements, sum of diagonal elements of A is called as trace of A, है ना। जैसे ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ये A11 A12 एंड सो ऑन A1n A21 A22 A2n, इसी वे में नीचे यदि हम आते हैं तो AN1 AN2 एंड सो ऑन ANn। तो यहाँ पे जो मेंबर है हमारे किसके, डायगोनल के, इसका यदि हम सम कर दें, इसका यदि हम सम कर दें तो ये इसका ट्रेस कहलाएगा। तो ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए दिस इज इक्वल टू A11 A22 A33 एंड सो ऑन ANn। शॉर्ट में यदि आप लिखना चाहें तो समेशन आई फ्रॉम 1 टू n ai कर लो। तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, ऐसा TRA, ये इसका ट्रेस हो जाएगा। वन टू n वेरी करेगा आपका आई। एग्जाम्पल में जैसे देखना चाहें आप, ए इक्वल टू हमारे पास है मैट्रिक्स 1 4 3 9 -2 6 -5 0 4 9। तो इसके यदि हम ट्रेस की बात करते हैं, ट्रेस ऑफ ए, तो इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज क्या क्या है यहाँ पे, ये है हमारे पास A11 में 1 A22 में 6 है और A33 में 9 है। केवल इन्हीं को आपको ऐड करना है। सो 1 + 6 + 9, तो 9 + 1 10 और ये हो गया आपका 16, ये हो गया ट्रेस ए। चलिए, ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टियां हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नोट में प्रॉपर्टीज लिख दो, ज्यादा सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए इक्वल टू Aij n क्रॉस n एंड बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है Bij n क्रॉस n ऑर्डर का, एंड k इज एनी नंबर, k इज एनी नंबर, देन पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेस ऑफ k इंटू ए दिस इज इक्वल टू k इंटू ट्रेस ऑफ ए। के कोई भी नंबर है आपका, स्केलर है, यदि के ए का हम ट्रेस निकालते हैं तो ट्रेस ए निकालने के बाद के यदि मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमको वही नंबर मिलेगा। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं 1 2 3 4, है ना। के की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 एग्जांपल के लिए, है ना। तो जैसे हम 2 के निकालें तो 2 के हमको क्या मिल जाएगा, इसके पहले हमने देखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ और स्केलर, तो पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और ये आपका 2 4 जा 8 हो जाएगा, ऐसा। अब ए का ट्रेस निकाल दो पहले, ट्रेस ऑफ ए निकालो, कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 हो गया ये, ठीक है। अब ट्रेस ऑफ के इंटू ए मतलब 2 इंटू ए, 2 इंटू ए निकालो आप, क्या मिल जाएगा, ये आपको हो जाएगा 8 2 10,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, मतलब 2 × ट्रेस ऑफ, ये लिख सकते हैं। बस इसी प्रॉपर्टीज की हमने बात किया कि ट्रेस ए यदि 5 आ रहा है तो ट्रेस 2 ए कितना आएगा, 2 × ट्रेस ऑफ ए, 2 टाइम हो जाएगा, ट्रेस का के टाइम हो जाएगा यदि के उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है। सेकेंड नंबर, ट्रेस जो है प्लस ऑपरेशन के लिए लीनियर होता है, कहने का मतलब ट्रेस ऑफ ए प्लस बी यदि हम करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। इसी में नंबर थर्ड है कि यदि आप मल्टीप्लिकेशन में ट्रेस निकालना चाहते हो तो हो जाएगा ट्रेस ऑफ बी ए। ध्यान दें, जो ट्रेस ऑफ ए बी है वो ट्रेस ऑफ बी ए की इक्वल होता है। जब हम दो मैट्रिक्स की जब हम बात करते रहेंगे उसी में इसको आपको लेके चलना है ना। अच्छा, इसी क्रम में यदि हम फोर्थ नंबर लेके चलना चाहते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी सी क्या होने वाला है ना। तो ध्यान दें, तो जब भी दो या दो से अधिक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका आप ट्रेस निकालना चाहते हो तो उसके कौन कौन से ट्रेस की इक्वल हो सकता है, तो उसके लिए आपको साइक्लिक ऑर्डर को क्या करना है, फॉलो करना है। ध्यान दें, साइक्लिक ऑर्डर, तो ये किसके किसके इक्वल होगा, ध्यान देना, ट्रेस। साइक्लिक ऑर्डर मतलब क्या है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद ए आएगा। ए के बाद डायरेक्ट सी नहीं आएगा, इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। तो उसके बाद जितने भी मल्टीप्लाई आप करते जाओ वो सारे उसके ट्रेस क्या होते जाएंगे, इक्वल होते जाएंगे। जैसे कि ए से स्टार्ट हुआ, हम बी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा ए, तो ये इसको इक्वल हो जाएगा। एक और ट्रेस हम चाहते हैं, अब कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, सी से, तो सी के बाद आएगा ए, ए के बाद आएगा बी, ऐसा। इसमें कोई भी क्रम आप नहीं ले सकते, ऑर्डर कौन सा फॉलो करना है आपको, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना है। बताइए, ये जो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे किसी भी दो मैट्रिक्स का और उसका जब हम ट्रेस निकालेंगे, ये समझ आया क्या? हेलो हेलो, जैसे हम ए बी सी डी है ना, चार मैट्रिक्स ले लेते हैं तो ये किसके किसके इक्वल होगा, देखो ए से स्टार्ट हुआ तो पहले अब हम बी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बी सी डी और ये आपका ए, अगला। अब हम सी से स्टार्ट करना चाहते हैं, सी डी, डी के बाद फिर आएगा ए, ए के बाद आएगा बी। अब हम डी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ट्रेस क्या हो जाएगा, ये डी, डी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो ये आपको साइक्लिक ऑर्डर को क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। तो उसके जितने भी ट्रेस होंगे उसके मल्टीप्लीकेशन के वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। गेट में ये पूछा गया सवाल है, ये वाला, ये या ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं। बताइए, यहाँ तक समझ आएगा सभी को? यस सर।